तो सुप्रिया, जैसे हमने यस्टरडे डिस्कशन किया, आई एम ध्रुव हियर, डायरेक्टर कंपनी बेंगलुरु, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ, मैं पूरी कंपनी का ओवरऑल पैन इंडिया ऑपरेशन देखता हूँ। इसके साथ ही अगर हमने डिस्कशन किया था कि 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2019-20 में हमने इस कंपनी को नेटास फाउंडेशन में कन्वर्ट किया, जिसका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है वो दक्ष फाउंडेशन के नाम से, और नेटैप्स एक ब्रांड है। और हम आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं और आप इसको थोड़ा वॉच करिए। Okay. तो यह प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट है, तो हम उसी से रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। Once. वीडियो बंद कर सकते हैं, वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेटवर्क लैग करेगा, तो वीडियो हम बंद कर सकते जी सर, बताइए। हैं। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है? हाँ सर, अभी स्क्रीन स्टार्ट ही हुई, स्क्रीन शो कर रही है लेकिन स्टार्ट ही हुई। ओके, जस्ट माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है, बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं, उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की हब का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए और कौशल भारत के भागीदार बने। So this is the
national program, and let us understand the benefits of this program. Okay, sir. The dream of Make in India now looks like a shining reality. As the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Human Resource Development come together for a common goal to skill India's youth. Taking a step forward in training the country's youth in order to make them employable, the Government of India has introduced the National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, a scheme that aims to impart hands-on training to the youth through an effective apprenticeship training program. The program will not only benefit graduates and undergraduates, it will also be extended to schools and other educational institutions in the near future. Participants of the program, both individuals and organizations, will be benefited in several ways. Benefits to the candidates include on the job training by industry experts, freedom to decide a profession of their choice, government prescribed stipend, certificates by the government and the industry, so that they can have an aspiring and successful career. The employers will also gain through this program. Some of these benefits are option to design their own courses to sharpen a specific skill set. 25% of all apprenticeship stipends will be reimbursed by the government. Easy availability of trained manpower and stronger and long-term associations with the workforce. In our efforts to skill India's youth, we found out a gap that exists between educational institutions, individuals, and employers, which hampers opportunities of employment. This is where the collaboration comes in. In last 2.5 years, we have hired approximately 32 apprentices. Out of them, 12 are working as full-time employee with us. It's really a great initiative by Government of India. मैंने यहाँ एज एन अप्रेंटिस 1 साल ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान मुझे अच्छा खासा स्टाइपेंड मिला और मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही, क्योंकि मैं स्किल था, इसलिए मुझे तुरंत जॉब भी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी स्किल से नहीं, मेरी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। The portals of both MHRD and MSDE have been integrated to provide newer career opportunities to the youth. While Shreyas will collect the profiles of candidates, the apprenticeship portal will send these further to the potential employers. Our endeavor is to successfully link the workforce with the employer, thus creating better livelihood opportunities for the Indian youth. Creating a blueprint for progressive growth, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Ministry of Human Resource Development will help in realizing the vision of a skilled and an empowered nation. National Apprenticeship Promotion Scheme, on the job skilling. विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। So this is the Skill India Kaushal Bharat program, and by the Government of India only. इसके साथ ही थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक कार्टून के माध्यम से कि हम जो नेट ऐप्स काम कैसे करता है, तो लेट्स सी द वन कार्टून. This is Rahul. Rahul wants to make a career in a particular industry, but Rahul finds it difficult to clear his interviews. That's because Rahul lacks the skill set to qualify for the job. His lack of skills prevent him from securing the job he aspires for. Rahul learns about apprenticeship and decides to gain skills by becoming an apprentice. Rahul visits www.apprentices.in, registers for an apprenticeship program, and begins applying for different apprenticeship opportunities. He also uses the time to gain capabilities in areas he was lacking in. Soon, Rahul is selected as an apprentice in a company that he applied to at apprentices.in. Initially, he is provided with the required training and the operating practices.
Next, he is assigned to a senior with whom he quickly learns the practical aspects of the job. Very soon, Rahul moves on to managing larger tasks all by himself. Rahul is learning tremendously and earning a handsome stipend. As Rahul gains experience, he is now given more responsibilities and exposed to different facets of the job and the company. By the end of his apprenticeship, Rahul has a good understanding of the industry and the job role. He has now gained capability and the relevant skills that he lacked earlier. Now Rahul has the required qualifications to perform well at job interviews. And he can choose the best from the job offers that he receives. Rahul now has the dream job that he always aspired for. He now has the qualification, skill, and capability to contribute and perform well. Rahul is smart. Be like Rahul. Become an apprentice. Register. So Rahul is smart. We like Rahul. Become an apprentice. So this is the how do we work, Supriya. अगर हम थोड़ा सा इसके हमारे जो कुछ जी, जी। बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन है बट एक दो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एक प्रिंसिपल का फीडबैक क्या होता है थोड़ा सा इसको हम देखते हैं दोनों का ही फायदा होगा कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी डायरेक्ट जो है स्किल ट्रेंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने की और स्टूडेंट्स के लिए ये एडवांटेज है कि उनको डायरेक्ट कंपनियों के बारे में पता चलेगा और वो इजीली उनको अप्रोच कर सकें क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने बिल्कुल एक पोर्टल क्रिएट कर दिया है ऑनलाइन पोर्टल जिसपे बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और उसमें क्लियर कट नजर आएगा कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और उनको डायरेक्ट कंपनी की नोटिफिकेशन आएगी जहाँ भी उनके ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसियाँ हों सो ये है आपका फीडबैक एक प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन और देखते हैं जो कि रिलेटेड टू आवर प्राइम मिनिस्टर ही है 1 मिनट का आज चीन के अंदर जो कि साम्यवादी विचार से चलने वाले मूलभूत तो लोग हैं चीन के अंदर 2 करोड़ अप्रेंटिसशिप पर लोग काम कर रहे हैं चीन के अंदर जापान में 1 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं जर्मनी बहुत छोटा देश है हमारे देश के किसी राज्य से भी छोटा देश है वहां पर 30 लाख लोग अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना चाहिए 125 करोड़ का हिंदुस्तान सिर्फ 3 लाख लोग अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहे हैं मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूं मैं सभी श्रमिक संगठनों से पूछना चाहता हूं क्या इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इन नौजवानों के लिए अवसर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए और भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्किल को काम में लाने के लिए ये हमें अवसर देना पड़ेगा सरकारों ने उद्योगकारों ने भी सोचना होगा इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे इसलिए कोई अप्रेंटिसशिप किसी को देनी नहीं किसी नौजवान को अवसर नहीं देना ये उद्योगकार जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं मैं नहीं मानता हूं ये लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके बैठ पाएंगे देश का नौजवान लंबे अरसे तक इंतजार नहीं करेगा और इसलिए मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है मुनाफा कम होगा लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहाँ श्रमिक हैं तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसशिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए और इस प्रकार से क्या हम सपना नहीं दे सकते 2 करोड़ कम न पाए ठीक है जब कर पाएंगे अभी कम से कम 3 लाख में से 20 लाख अप्रेंटिसशिप पर जा सकते हैं हम क्या कम से कम इतना तो करें राइट तो ये था फीडबैक अपने प्राइम मिनिस्टर का और जो कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ठीक इसी तरह से हमारे जो सीबीएसई का पैटर्न है वो अगले साल से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो टारगेट ये है कि बच्चों को हम डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप मॉडल में उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें एक लास्ट प्रेजेंटेशन और देखते हैं बायोडाटा मुझे दे दो मैं मैनेजर को दे दूंगा वो देखो नौकरी की तलाश में आए कितने इंजीनियर्स ने मुझे बायोडाटा दे रखा है
तो आपने इंजीनियरिंग की, पर हम तो नए लोगों को अभी नहीं ले रहे हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेन कुशल ग्रेजुएट्स की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए स्किल हासिल की। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी सर। स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा, ऑडियो हाँ ला ऑडियो सुनाई दे रहा है। ओके, वन सेकंड। आपको बोलना चाहिए था ना, वीडियो दिखाने का मतलब ये होता है कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा नहीं, हाँ सर, उसका जो मेन मोटो है वो समझ रही ना मैं सर। स्किल्स आपके पास रहेगी अप्रेंटिस तो वो उसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी इजी हो जाएगी। हूँ। ओके, मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ इसको। ओके। बायोडाटा मुझे दे दो, मैं मैनेजर को दे दूंगा। वो देखो, नौकरी की तलाश में आए कितने इंजीनियर्स ने मुझे बायोडाटा दे रखा है। तो आपने इंजीनियरिंग की, पर हम तो नए लोगों को अभी नहीं ले रहे हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेन कुशल ग्रेजुएट्स की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए स्किल हासिल कीजिए और फिर आइए। लाखों शिक्षित युवा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक और +2 वोकेशनल पास कर चुके छात्र रोजगार के लिए तैयार हो जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से भविष्य में रोजगार पाने के लिए अब आवश्यक स्किल प्रदान करेंगे। 25,000 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रतिष्ठान 1 साल की स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिस के रूप में लेने के लिए तैयार है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पूरा होने पर क्षेत्रीय बोर्ड्स भारत सरकार का प्रमाण पत्र जारी करेंगे और उसे आपका 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। आज ही लॉग ऑन कीजिए mhrdnats.gov.in पर। मेरी ट्रेनिंग मेरा भविष्य। तैयार हो जाइए सुनहरे भविष्य के लिए। So this is feedback of industry. Now ये सभी प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग करते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है ऐसे प्रोग्राम की, और जो अगला फ्यूचर है वो इसी का है। अगर जो बच्चे डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि डिग्री लेने से मुझे जॉब मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो वो बहुत चैलेंजिंग। नाउ द थिंग इज कि इस मीटिंग का टुडे का जो एजेंडा है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। आप जबलपुर से हो और आप मार्केट में आपका एक अच्छा हैंड होल्डिंग है, पकड़ है। तो नाउ द थिंग इज कि हमारा काम है आपको डेली बेसिस पे मैन पावर के रिक्वायरमेंट शेयर करना, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी डेली बेसिस पे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट ये होता है कि अपने कंपनी के लिए, नेटवर्क के लिए हमें काउंसलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, जिस समय आपको बोलना हो उसी से माइक्रोफोन को ऑन करिएगा। ओके, तो हमारा टारगेट ये होता है कि जो नेटैप्स है उसको प्रॉपरली हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमें काउंसलर्स चाहिए, एजुकेशनल रिक्रूटमेंट करियर काउंसलर्स चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि कितने काउंसलर्स चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कितने काउंसलर्स चाहिए। जी। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अब मध्य प्रदेश में टोटल 50+ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करेक्ट? यस, आपका 52 है। तो इसका मतलब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज मिनिमम 7 से 8, कहीं कहीं पे 10 ब्लॉक्स या तहसील होते हैं, करेक्ट? जी सर। हाँ, तो एक तहसील में अगर देखा जाए तो मिनिमम 10 से 12 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कुल मिला करके कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर मिला करके 10 से 12 कम से कम होते हैं, राइट? जी सर। और अगर हम ये मान लें कि अगर एक तहसील में, एक ब्लॉक में 10 इंटर कॉलेज हैं और एक इंटर कॉलेज में A, B, C, D 4 सेक्शन होता है,
और 4 सेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक सेक्शन में 50 से 60 बच्चे होते हैं। दिस मीन्स सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में 200 से लेकर के 250 बच्चे होते हैं। करेक्ट? जी अगर हम 11th और 12th को कंसीडर कर लें तो 400-500 बच्चे सिर्फ 11th और 12th में हो गया है। अगर आप 9th और 10th जी को सर कंसीडर करेंगे तो 800 से लेकर के 1000 बच्चे आपको एक ही इंटर कॉलेज में मिल जाते हैं मिनिमम। जी इससे क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर हम एक तहसील की बात करें तो उस तहसील में मिनिमम अगर 10 कॉलेज हैं तो इसका मतलब ये है कि 10,000 डाटा आपके उसी ब्लॉक या तहसील में अवेलेबल हैं। आपको कोई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी तो अब हम क्या करते हैं, हमारा काम करने का स्टाइल क्या है, हम उसको ब्रीफ कर रहे हैं आपको। बेसिकली तौर पे हम जो इंटर कॉलेज के या जो डिग्री कॉलेज, जो ITI कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, हम उनको डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं। उनको बोलते हैं कि सर, माय नेम इज़ ध्रुव एंड आई एम अ डायरेक्टर नेटैप्स कंपनी बेंगलोर। और हमारी जो नेटैप्स कंपनी है, हम स्पेशली जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देती है, पढ़ने के लिए हेल्प करती है। साथ ही साथ उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, ये सभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और पैरेलली हमारे कंपनी में बहुत सारे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कैंपस हायरिंग भी करते हैं अपने ही इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए या क्लाइंट के लिए भी। तो हम आपके कॉलेज में आ करके बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वे हमारे साथ कैसे 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं, आगे की अपनी पढ़ाई कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे जॉब के लेने के लिए तैयार होंगे, हम उनको ऑन बोर्ड उसी समय कर लेंगे। राइट? जी जी तो हमें आपका टाइम चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए और आपका ईमेल आईडी चाहिए, जिससे मैं आपको डिटेल प्रपोजल भेज सकूं। तो इस तरह से हम काम करते हैं और उस प्रिंसिपल को प्रॉपर ऑफिशियल मेल भेजते हैं, उनसे एक्नॉलेजमेंट लेते हैं और जिस दिन और डेट टाइम वो देते हैं उस दिन हम पर्टिकुलर जाते हैं और वहाँ पे सभी बच्चों को एक हॉल में बुला करके उनको, सबसे पहले वो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए आए हैं तो सबसे पहले उनको हम स्कॉलरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको हम ये जो अभी अब हमने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया प्राइम मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का, या जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं उनका टेस्टिमोनियल, उनका प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप लोग इंडस्ट्रियल एजुकेशन या अप्रेंटिसशिप बेस्ड एजुकेशन लीजिए। आपका जो लर्निंग और अर्निंग का प्रॉब्लम है दोनों सॉर्ट आउट होगा, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको जॉब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। राइट? तो नाउ द थिंग इज़ कि एजेंडा ये है कि हम उन बच्चों को मोटिवेट करें कि आप लोग इंडस्ट्रियल एजुकेशन में अपने आप को एनरोलमेंट लीजिए। राइट? और उसी में से जो बच्चे रेडी हो जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, हम उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी कर लेंगे, उन्हीं में से 2-4 बच्चों को हम कैंपस एम्बेसडर भी रिक्रूटमेंट कर लेंगे, और या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पार्ट टाइम काम करने के लिए, तो उनको भी ऑन बोर्ड कर लेंगे। तो हमें उसी कॉलेज में 4 से 6 बच्चे कैंपस एम्बेसडर मिल जाते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं, तो वे हमारे लिए एक बेस्ट एसेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ वही बच्चे हमारे रेफरेंस के लिए काम करते हैं उस कॉलेज में। और हम उस कॉलेज में जब गए हैं तो हमारा सबसे पहले काम होता है प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं तो उस समय हम उनको स्कॉलरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो लोग स्कॉलरशिप फॉर्म को फिलअप करते हैं। और आप देखोगे कि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में अगर 11th और 12th को एक साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको आराम से 400 से 500 बच्चों का डाटा मिल जाता है। और अगर आप 2 घंटे का प्रेजेंटेशन 9th और 10th को भी दे रहे हो तो उस केस में आपको 800 से 1000 बच्चों का डाटा इजीली एक ही दिन में मिल जाता है। क्लियर? तो नाउ द थिंग इज कि अगर हम एक दिन में एक कॉलेज कवर कर रहे हैं, तो अगर हमारे ब्लॉक या तहसील में 10 कॉलेज हैं तो हमें अधिक से अधिक कितना दिन टाइम लगेगा? 10 दिन वहाँ पे जाने के लिए। राइट? नाउ द थिंग इज कि अगर हमें 10 दिन लगा डाटा
वहाँ से स्कॉलरशिप फॉर्म कलेक्ट करना, काउंसलिंग करना, प्रेजेंटेशन करने में, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 10,000 डाटा हमें 10 दिन के अंदर मिल जाते हैं। जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है आपका काउंसलिंग पार्ट। तो 10 दिन के बाद ये जो काउंसलर होते हैं, जिनको हम लोकल काउंसलर हायर करते हैं, जैसे अगर आप जबलपुर के हो तो हम जबलपुर के ही कैंडिडेट को हायर करेंगे, जो भोपाल का है उसको जबलपुर हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर जबलपुर का है तो वो लोकल मार्केट जानता है, पेरेंट्स के टच में है, प्लस उसको सभी लोग जानते हैं। तो वो बच्चा वहीं से हम टीम का जी रिक्रूटमेंट करते हैं और उस बच्चे को हम एज ए काउंसलर अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट करने के साथ ही उस कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि आपको डेली बेसिस पे 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के पहले और 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के बाद, मतलब 50 बच्चों की काउंसलिंग डेली बेसिस पे हम कराते हैं, राइट। तो इससे क्या हो गया कि जी हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है कि 1500 बच्चों को हम डेली बेसिस पे उससे काउंसलिंग कराते हैं। और बच्चे कैसे मोटिवेट हों और कैसे 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 अधिक से अधिक बच्चों का एनरोलमेंट हो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में, उसके लिए हम आपको थोड़ा-सा, जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन में कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जॉब मिल रहा है, राइट? ये सभी तो मिल ही रहे हैं। जी बट इसके साथ ही जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम लोग बच्चों को बहुत सारी, जो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम बच्चों को जो फैसिलिटी देते हैं वो ये है कि उनको हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको कहीं पे भी कोई कॉलेज नहीं देता है। आपने भी स्टडी किया होगा और आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई करने के लिए, आपको कोई भी कॉलेज आपको 1 रुपए का भी इंश्योरेंस या सिक्योरिटी नहीं दिया है कि आप हमारे यहाँ स्टूडेंट हो तो हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो नेटवर्क फाउंडेशन जो सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट ला कर के देता है वो है, जी सर वो 10 लाख कब मिलता है, एक्सीडेंटल केस में या कि दोनों में कोई 5 इंजरी या डेथ? दोनों में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, राइट। एक टर्म इंश्योरेंस होता है, एक जी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो 2 होता है। तो ये सबसे बड़ा यूनिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम हर तो एक सर बच्चे उसका को, प्रीमियम कंपनी जमा करती है? हाँ, प्रीमियम कंपनी जमा करती है। प्रीमियम जो होता है वो कंपनी जमा करती है, ठीक है। जी उसके ओके साथ ही जो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप डिग्री या लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के साथ पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का हम मिनिमम 4 से 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और टारगेट ये होता है कि अगर वो 4 साल का डिग्री डिप्लोमा वो हमारे यहाँ कर रहे हैं, 4 से 5 साल बाद उनके पैसे को हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनको हम एक अच्छा खासा एक जो बैंकिंग सिस्टम है, मिनिमम एक जो भी कॉर्पस उस समय इन्वेस्टमेंट बन के आ रहा है, ऑलमोस्ट दुगुना पैसा हो जाए, तो हम उनको बना करके दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपए कोई कैंडिडेट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेविंग की। अगर सेविंग कर रहा है तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो उस कैंडिडेट को अगर 1 साल में 60,000 रुपए जमा कर रहा है तो 5 साल में 3 लाख हो जाता है। तो 5 साल के बाद उस कैंडिडेट को आराम से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अगर 3 लाख जमा किया है तो 6 लाख रुपए उसको ऐसे ही मिल जाता है। तो एक बेनिफिट यही हो जाता है। सर जो सेविंग, एक्सक्यूज मी सर, जो सेविंग हो रही है हाँ, बच्चे की, तो बच्चे खुद अपने पर्सनल अकाउंट में कर रहा है कि आपके पास एज ए पीएफ या कोई और फंडिंग के तौर पे कर रहा है? नहीं, हमारे यहाँ जैसे सभी कंपनियों में पीएफ होता है ना, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। जी तो जो पीएफ का अमाउंट कटता है वही तो वो अमाउंट हम, आपके पास सेविंग होगी? हाँ, हमारे ही पास होगी। हमारे पास क्योंकि हम ही जो तो सर आईसीआईसीआई, एक रिटर्न प्रूफ रहेगा बच्चे के पास, हाँ उसका एक बिल्कुल। एंट्री वगैरह, जैसे पासबुक देखिए, में एंट्री होती है। नहीं तो सर पासबुक, ऐसा होता है ना कि कंपनी छोड़ दे, कोई कारणवश या उसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए इस हम्म बीच में, हम्म तब उसकी स्थिति में क्या होगा सर उस अमाउंट का? उस केस में वो बच्चा कभी भी अपना पेमेंट, अपना जैसे जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है और अपना पीएफ ले सकता जी है, तो उसी तरह से वो का एम्प्लॉय अपना जब रेजिग्नेशन देगा तो वो अपना अमाउंट ले सकता है। ओके क्लियर? तो वो चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो सर, एक एजेंडा, क्वेश्चन और पूछना था मुझे सर। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन मेरा ये था हाँ कि जैसे लर्न और अन्य प्रोग्राम में हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी मिले हमें केवल
अर्न करना चाहते हैं, लर्न नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे बच्चे ही बनेंगे जिनका इतना बिजी शेड्यूल है कि वो केवल लर्न करना चाह रहे हैं, अर्न नहीं करना चाह रहे। हाँ तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? अच्छा, जो लोग लर्न करना चाहते हैं तो उनको लर्न का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन फीस उनको अपने से भरना पड़ेगा। जो लोग अर्न करना चाहते हैं तो उनको फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेसमेंट नहीं देंगे जब तक कि वो हमारे यहाँ से पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है, आप ये समझिए कि हमें जॉब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंडिडेट होते जी क्या थे कि जब उनको जॉब की ज़रूरत है तब आते हैं, और अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया तो वो लोग क्या करते हैं, 2 4 6 महीने साल भर के अंदर छोड़ करके चल देते हैं, राइट। अच्छा और उससे हमारा बिजनेस जी। का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर वो प्लेसमेंट तब सर उसके इसमें बीच में एक चांस मैं रख सकती हूँ, जैसे मैं भी करती हूँ सर एज ए काउंसलर वर्क। तो सर उसमें क्या रहता है, जैसे आप बच्चा भाग ना पाए उसके लिए एक हमारे पास एक चीज रहती है, जैसे जैसे टीसी रहते हैं, माइग्रेशन रहता है, चलिए वो छोड़ देते हैं। हाँ एक हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, एक शपथ पत्र स्टेटमेंट, है ना? देखिए, एक मैं आपको सेल्फ बता दूं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, डॉक्यूमेंट रखना, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो डॉक्यूमेंट रखना तो वो भी नहीं करती, कॉलेज भी नहीं करती, वो केवल पीडीएफ फाइल के उसमें वेरिफिकेशन करने के बाद एडमिशन देती थी सर। बट ये था कि सर जैसे कोई बच्चा यदि एजुकेशन पर्पज से आया है, तो अगर वो पढ़ाई के लिए आया है तो वो पहली बात तो छोड़ेगा नहीं। पर सर फीस का जो फंडा है ना 25%, तो सर उस फंडे में हो सकता है किसी के पास 25% का भी बजट ना हो, तो उसमें वो फिर एडमिशन ही नहीं लेगा सर। फिर वो तो बच्चा चला गया, नहीं तो हमने या तो आपको ऑटो कट सिस्टम हो जाए, से कट जाए डायरेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, हर एक कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट पे आउट नहीं कर सकता है, अगर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉडल में जाना चाहेगा तो उसका कोई न कोई जो काउंसलर होगा वो गारंटर बनना पड़ेगा उसको। अगर कोई जो काउंसलर उसको रिक्रूटमेंट कर रहा है, जैसे आपने किसी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट किया और आपने बोला कि सर इसके पास लिटरली पैसा नहीं है, आप पहले इसको जॉब दे दीजिए, जब सैलरी आएगी तो हम प्रॉमिस करते हैं कि ये कैंडिडेट जॉब, क्या बोलते हैं, एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेगा। तो अगर आप जी गारंटर बनने के लिए तैयार हो तो हम आपको उस कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली दे देंगे, और जब पैसा आएगा तो आपको आपकी फॉर्मेलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसका एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कराओ। क्लियर? सर वो ठीक है, आपका कहना भी सही है सर, लेकिन ये तो होता है ना कि आपकी सैलरी कम है और आपकी फीस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा बंदा? नहीं, मान के चलिए आपकी फीस है 25% में 25,000 जमा करना, उसकी सैलरी 10,000 है, तो वो कहाँ से निकालेगा, क्या करेगा? देखिए, ऐसा होता है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्क्स में कैंडिडेट आते क्यों हैं, सबसे बड़ी बात यही समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई जी कैंडिडेट बीटेक करना चाहता है, बीटेक का फीस है 1,20,000 रुपये ईयरली, ओके। जी इसका मतलब ओके सर। सेमेस्टर फीस कितना हो गया? 60,000 रुपये, मतलब जस्ट हाफ। जस्ट हाफ हो गया। और अगर हम कैंडिडेट से बोले हैं कि आप जा करके एडमिशन ले करके और हमें आईडी प्रूफ दिखाओ और जॉब ले लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं उसको बोल दूं कि आप जा करके किसी कोर्स में एडमिशन ले करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक में, और उसका आईडी प्रूफ दिखाओ, जॉब ले लो। तो अब जी आप ये बताइए कि अगर वो कैंडिडेट अपने से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएगा, आपको क्या लगता है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उससे कितना फीस लेगा? सर उससे तो जो नॉमिनल फीस रहती है वही लेगी, और क्या जो लगती है। नहीं, लगती है मतलब कितना, वो पूरा फीस लेगा, आधा फीस सर लेगा, देखिए, कितना लेगा? उसमें ईएमआई सिस्टम होता है, हर कॉलेज आजकल एडमिशन चाहती है तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की सुविधा है। फीस वाले कॉलेजों में भी सर ईएमआई सिस्टम चलता है, और उनका ये रहता है कि आपका एग्जाम होने के पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर हो जाएगी, एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले तो उनका टारगेट क्या है कि हाँ एग्जाम के एग्जाम पहले, से पहले तक आपका कंप्लीट है। हाँ, उनका टारगेट क्या है कि एग्जाम से पहले 60,000 रुपये अगर सेमेस्टर फीस है, 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, करेक्ट। और तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। जी तो अब ये बताइए कि अगर पहली बात तो अगर वो एडमिशन लेने गया डायरेक्ट, तो अगर हम ईएमआई सुविधा मान लें तो कम से कम 20,000 रुपये तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेगा पहले, इतना, इससे इतना तो एडमिशन फीस है, और प्लस 2-4 हज़ार रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस, उतना तो लेगा, करेक्ट। नहीं ठीक है।
नहीं सर नहीं ले रहे, हमारे साथ बहुत से कॉलेज अटैच है, वो केवल एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस सर जब नहीं लेंगे, जब मैं कॉलेज मेरा एमओयू बनेगा यदि कॉलेज में, तो फिर जीरो है, फिर फीस नहीं लगेगी बच्चों की, एग्जामिनेशन फीस भी नहीं और वो भी नहीं। सर मेरे साथ ऐसे कॉलेज जुड़े हुए हैं एमपी के भी, जो कॉलेज में आपके रजिस्ट्रेशन फीस एग्जामिनेशन फीस नहीं देंगे। यदि मैं बच्चों को एक टारगेट दूंगी 50 बच्चे 35 बच्चे 30 बच्चे मैं देती हूँ कॉलेज को, तो उनका एक भी रुपये फीस नहीं लगेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट बेस होगा कि स्कॉलर आएगी तो रिटर्न करेंगे बच्चे, पर सर मेरी पेमेंट बाद में होगी सर ऐसे में। आप देखिए, जो अभी आपने काम किया है वो मॉडल डिफरेंट है, राइट। हम यहाँ पे सोल्यूशन ये दे रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट, क्या इज इट पॉसिबल है कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में बीटेक में एडमिशन ले सकता है आपके रेफरेंस से? हाँ सर बिल्कुल ले सकता है सर, एमपी में ले सकता है और मैं करवा रही हूँ अभी। पर क्या है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 1 रुपये भी नहीं लगता था और उल्टा मुझे तो सेकेंड डे मिलती थी पेमेंट। पर प्रॉब्लम ये जा रही है सर, वहाँ पे आपका जो अर्निंग और लर्निंग प्रोग्राम वो नहीं था, केवल लर्निंग था, अर्निंग नहीं था। तो वो लर्निंग था केवल ना, आप अपना वो हाँ लर्निंग था ना, ये अर्निंग प्रोग्राम है, हाँ ये हाँ, ये इंडस्ट्रियल अर्निंग प्रोग्राम है, उसमें लर्निंग वो होता है। उसमें और इसमें अंतर क्या है कि वो एकेडमिक एजुकेशन है, ये इंडस्ट्रियल एजुकेशन है, हाँ ये बिल्कुल राइट। सही है कि ये इसमें जॉब रिप्लेसमेंट है हाँ, तो सर, पर इसमें इसमें फीस में रिलैक्सेशन नहीं है क्या कुछ भी? क्या क्या फीस में रिलैक्सेशन जैसे 120 आपने कहा पर ईयर का बीटेक मान लीजिए, तो हम्म अगर आपके थ्रू यदि कॉलेज में एडमिशन होता है, हम्म यदि बच्चा का जो इकोनॉमिक कंडीशन गरीबी रेखा कार्ड वाला है, हम्म श्रमिक कार्ड वाला या सोर्स ऑफ इनकम कम है, इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे वो गरीबी रेखा से बिलोंग करता है, तो हम्म सर उस कैंडिडेट की फीस भी क्या उसी के इक्वल लगेगी जो एक रिचेस्ट पर्सन उसके थ्रू? देखिए, मेन चीज़ ये है, गरीब वो तब तक है जब तक उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। जब उसको हमने 20,000 रुपीज़ का एम्प्लॉयमेंट दे दिया या मिनिमम 15,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड दे रहे हैं, तब वो गरीब कहाँ से रह गया? तो अगर सर ये एक गवर्नमेंट देगी कि आप अलग से देंगे? नहीं गवर्नमेंट, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि 25% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 75% कंपनी देती है, राइट। अच्छा, तो इसमें तो मतलब मेन सर 100% मिल जाता है। 100% मिल जाता है। तो मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की ये है कि जब कैंडिडेट 15,000 रुपये महीने कम से कम, जो कि हमारे यहाँ तो जो 10th पास हैं, जो डिप्लोमा करें, वो तो 20,000 रुपीज़ उठा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट 18 से 20,000 रुपये महीने का उठा रहा है और उसको अगर एक साल में 1,20,000 रुपये, मान लीजिए बीटेक करना है, बीटेक का 1 साल का 1 लाख रुपये या 1,20,000 रुपये है, तो वो महीने में, वो पूरे साल में 1,80,000 रुपये कमा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर जी 20,000 रुपये का कैलकुलेशन करो हर महीने का, तो 12 महीने जी में 2 लाख, 12 महीने में 2,40,000 240 हो रुपये, जाएगा सर। सॉरी, हाँ वही 240 मैंने बताया ना, 240 तो एक 20 फीस है तो आधा बच गया उसके पास। तो फिर तब वो कहाँ, वो गरीब थोड़ी रह गए अब। गरीब वो तब था जब उसके पास तो सर एम्प्लॉयमेंट आधा नहीं। बचा तो उसमें रहने खाने का भी तो लग जाएगा। अरे सुनिए आप मैडम, आप पहले ध्यान से सुनिए। जी मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा काम क्या है कि उसको इंडस्ट्रियल एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अगर हम आपको 5,000 रुपये का डायरेक्टली एक पीजी दे दें, हॉस्टल दे दें, जहाँ पे हर महीने कॉस्ट लगता है 5,000 रुपये, तो एक साल में कितना यूज करेगा? 60,000 रुपये, करेक्ट। उसके जो हॉस्टल का खर्चा आएगा 60,000 रुपये, खाने पीने रहने का सही सब कुछ मिला करके। अब कैंडिडेट जी ने अर्निंग किया 2,40,000, तब भी उसको 60,000 रुपये जी का बेनिफिट हुआ ना, अभी सेविंग पड़ रहा है। समझ में आया भाई? अगर 1 जी लाख, सर जी सर अगर एक साल में 2,40,000 रुपये कमा रहा है, 1,20,000 रुपये EMI दे दिया, अपना फीस जमा कर दिया, बाकी जो 60,000 रुपीज़ है 5,000 रुपये की दर से उसने अपना हॉस्टल के दे दिया, 60,000 रुपये वो चला गया, तब भी 60,000 रुपये उसके अकाउंट में बचे हुए हैं ना। हाँ उसके लिए एक्स्ट्रा का खर्च भी रहा होंगे। नहीं, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी। सर यहाँ ये पे जो मेट्रो यहाँ सिटीज पर है एक चीज़ आपको उसमें समझने की खर्च ज़रूरत ज्यादा पड़ेगी, लग जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हम उनको लग्जरी लाइफ देने के लिए या ड्रिंक करने के लिए हम पैसे नहीं दे रहे हैं उनको, उनको हम पढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, राइट।
हम उनको एम्प्लॉयमेंट, जो रही बात जो खाना का, जो हॉस्टल का है, तो अधिकतर कंपनियां ही दे देती हैं, वो भी कहीं कहीं पूरा पूरा पैसा सेव हो जाता है। तो पॉइंट, आवाज कट रही है सर, नेटवर्क। तो नाउ द थिंग इज, आवाज जा रही है? हेलो। अब सर एक बात और पूछना थी हाँ, सर, जैसे बच्चा है, ठीक है, जबलपुर का है मान लीजिए, वो चाहेगा कि हमें जबलपुर का कॉलेज मिले और जबलपुर में ही हमको लर्निंग और अर्निंग दोनों, दोनों तो नहीं क्या दे ऐसी सकते, पॉसिबिलिटी बनेगी उसी एरिया में? नहीं दे सकते। हाँ जी, उसको हम सब कुछ उसके घर में हम नहीं दे नहीं दे सकते ना, सकते, तो उसमें क्या? क्योंकि हम जो काम करते सर हैं आवाज उसी, कट रही है आपकी। क्योंकि हम जब बच्चे को अगर सब कुछ उसके घर में दे देंगे तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं सीख पाएगा ना डियर। जी अगर उसको कुछ सिखाना है, ये उसको पैसे की वैल्यू सिखानी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो घर से बाहर निकले, राइट? अच्छा कंपनी का सर, कल्चर जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स नहीं निकल पाएंगी, उनके घर के लोग अलाउ नहीं करेंगे, फिर? नहीं करेंगे तो अपने घर पे बैठे, तब हम उनको कोई सपोर्ट नहीं नहीं वही करेंगे। मैंने, देखिए सर, ये क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए आप, लेकिन आप ये समझिए कि काउंसलर का मतलब ही होता है कि हम उनको सही डायरेक्शन दें, उनको समझाएं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट हाँ दे रहे नहीं हैं। नहीं, वो तो सर देखिए, जब मेरे पास हर चीज की क्रॉस रहेगा, मेरे पास आंसर रहेगा, तब तो मैं अगले को कन्विंस कर पाऊंगी। जब मेरे पास क्रॉस का सही जवाब नहीं, तो मैं उसको कैसे कन्विंस कर पाऊंगी? मैं आपको आंसर दे रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनिए। जी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई कैंडिडेट अगर जबलपुर का है तो क्या जबलपुर में ही जॉब और जबलपुर में पढ़ाई दोनों हो सकती है कि नहीं? देखिए, जी ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन करना चाहता है, ठीक है? जी अब इलेक्ट्रिकल की कंपनी अगर जबलपुर में नहीं है तो हम उसको कैसे जॉब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा ना कि क्या हमारे जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है, नहीं, क्या बाई चांस वो चीज है वहाँ पे, बाई चांस वो चीज वहाँ है अवेलेबल, ऐसी बात है? ऐसी बाई कंपनियां हैं। देखिए, कंपनियां अगर दो चार हैं भी, तो जरूरी नहीं कि उस कंपनी में वैकेंसी हो, जरूरी नहीं है कि उस कंपनी का मेरे यहाँ से टाई अप हो। हाँ वो चीज है, मैं नहीं। तो हम यहाँ पे कैंडिडेट को ये प्रॉमिस थोड़ी करेंगे कि हम आपको सब कुछ आपके घर में दे देंगे, बल्कि हम आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराना, जॉब प्रोवाइड नहीं, वो करना। आपका कहना बिल्कुल सही है। लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस कंप्लीट कर लें तब आप बोलें, इससे बात करने में आसानी होगी, जी राइट? हाँ तो जी मेरा मेरा पॉइंट ये है कि हमारा इंटेंशन ये है कि कैंडिडेट को हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो घर से बाहर निकले, तभी उसको अपना पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। पॉइंट नंबर वन। और जब वो खुद मेहनत करके कमाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको लर्निंग आएगा, उसको प्रोफेशनलिज्म आएगा, उसको यहाँ तक कि ये समझ में आएगा कि हमें बाहर कैसे रहा जाता है, कैसे अपने लाइफ को सरवाइव करना है। अगर किसी कैंडिडेट को इंग्लिश आपको सिखाना है, तो आप उसको सिर्फ इंग्लिश का कोचिंग दे करके नहीं सिखा सकते हो। उसके लिए अगर आप ऐसे स्टेट में भेज दीजिए जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तब उसको मजबूरी हो जाएगा कि इंग्लिश में बोलना, तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी इंग्लिश सीख जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ का एटमॉस्फियर ही इंग्लिश का है। तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन वो भारत के किसी भी स्टेट में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट हैं उनको, तो जैसा रिक्वायरमेंट आ गया हम उसके अनुसार उसको प्लेस करते हैं, और देखते हैं कि कैंडिडेट का एजुकेशन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर? ओके सर। राइट? तो ये कमिटमेंट करना कि हम सबको जॉब, जी सर बिल्कुल राइट। ये कमिटमेंट कर देना कि हम सबको आपको जॉब जबलपुर में ही देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, अगर कोई वैकेंसी अगर आती है तो डेफिनेटली आपको नोटिफाई किया जाएगा, और उस समय जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको हम ऑनबोर्ड करेंगे, अगर वो कंपनी के एलिजिबिलिटी के अनुसार मैच करता है तो। एजेंडा सिर्फ ये होता है प्रोग्राम का कि हम पहले देखिए, पहले साल जो
फीस होता है। अच्छा, एक एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर 1,20,000 रुपये फीस है, 10,000 रुपये मान लीजिए कैंडिडेट कमा रहा है। पहली बात, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आते हैं मिनिमम 15,000 से नीचे कोई कमाता ही नहीं है। अगर हम 10,000 भी मान के चलें, ठीक है, जब कोई कैंडिडेट नेटैब्स के माध्यम से किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर वो 2,000 रुपये भी महीने उस कॉलेज को फीस दे रहा है तब भी उसका एग्ज़ाम और रिजल्ट टाइम पे निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सेमेस्टर का फीस 60,000 रुपये है, ओके, अगर सेमेस्टर का फीस 60,000 रुपये है, कैंडिडेट ने 2,000 रुपये महीने जमा किया, 6 महीने में वो सिर्फ 12,000 रुपये जमा किया है। तो आपके क्या केस में क्या होता था कि कॉलेज बच्चे का जब तक फीस पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है कि जब अगर कैंडिडेट सिर्फ 10,000 रुपये भी जमा किया है और पूरा फीस 60,000 रुपये है तब भी उसका एग्जाम होगा, क्योंकि उसका गारंटर कौन है? नेटैब्स कंपनी है। तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ क्या है? फैसिलिटीज़ ये हैं कि कैंडिडेट अपना फीस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में कंप्लीट कर सकता है, जब तक कि उसको सैलरी सही ढंग से ना मिले। अगर कम मिल रहा है तो कम दे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है, राइट? तो आपके जैसे आपने बोला कि अगर 60,000 रुपये फीस है तो 60,000 रुपये उसको देने पड़ जाएंगे, तभी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला अभी कि अगर वो 2,000 जी सर, जो पेमेंट शीट वाली जो प्लेसमेंट या कॉलेज रहता है उसमें ये रूल्स रहते हैं। जो टोटल फ्री वाला रहता है उसमें तो सर ये सब चीजें रहती ही नहीं, उसमें तो मैडम, टोटल फ्री ही रहता है। मैडम सबको टोटल फ्री एग्जाम नहीं, नहीं लगता है। आप ये समझिए सबको टोटल फ्री बीटेक में एडमिशन नहीं मिलता है, करेक्ट? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिलता है। सर ओबीसी एससी एसटी के लिए सर है, ओबीसी एससी एसटी जनरल के लिए नहीं है लेकर। और उसमें सर कुछ है नॉर्म्स है, उसकी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे है और जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन बेस पे है। दैट्स ट्रू, और वो उसमें भी सर, हाँ दैट्स ट्रू, लेकिन एक्चुअल सच्चाई कुछ और होती है। हर एक कॉलेज आपको नहीं देगा। अगर किसी को बिट्स पिलानी से या एमटी यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, कभी भी वो कॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में या सोचिए कि मैं डायरेक्टली एडमिशन ले लूँ, कभी नहीं देगा। आप चाहे जिस कैटेगरी के आते हैं। तो आप जो सर एक बात और बताइएगा हाँ सर, ये पूछ रही थी मुझे हम्म, कि जैसे जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है ना, हम्म। तो सर ये तो डायरेक्ट भी कौशल विकास का हो रहा है, तो बच्चे नेटफ्लिक्स के थ्रू करेंगे तो क्या डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट इंडिया प्रोजेक्ट एंड ये आपके थ्रू करेंगे तो? जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन का है? जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, ठीक है? जी वो शॉर्ट टर्म 2 महीने 3 महीने का प्रोग्राम है। ट्रेनिंग एनएसडीसी सेंटर या स्किल इंडिया प्रोग्राम में क्या हो रहा है? ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से वो बच्चे को मोबिलाइज करते हैं, 200-500 बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको फंड मिल जाता है और उन बच्चों को जॉब कहीं नहीं मिल रहा है। प्लेसमेंट वो सिर्फ 5% ही कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं 5%? क्योंकि उनको क्वालिटी थ्योरेटिकल एजुकेशन तो दे रहे हैं किसी तरह से, प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो हो गए हैं। तो जब आप ये सोच रहे हो कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सिर्फ नॉर्मली तौर पे 10वीं 12वीं या बीए को टारगेट कर रहे हैं। वो बीटेक वाले कैंडिडेट को या एमबीए वाले कैंडिडेट को या पीएचडी कैंडिडेट को पिकअप नहीं करते हैं। नहीं वो जो अनपढ़ हैं, 5वीं किया है, 10वीं किया है, 12वीं किया है, 8वीं किया है, वो उसको पिकअप करते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको उनको ट्रेन करते हैं, राइट? लेकिन जी उनको भी वो प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो नाउ द थिंग इज, हमारा जो फोकस एरिया है, हमारा कोई सेक्शन नहीं है कि हम सिर्फ 9वीं 10वीं 8वीं को बात कर रहे हैं। हम 10वीं से लेकर के और पीएचडी तक की बात कर रहे हैं। हम जी प्रोफेशनल हायरिंग तक की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल तक की बात कर रहे हैं।
क्लियर? तो ये है जी अंतर। दूसरी चीज़ ये है कि हम वो तो बोलेंगे कि आप आइए हमारे यहाँ 3 महीने ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद हम आपको 3 महीने बाद सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर आपको जॉब दे देंगे। हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप पहले दिन से जॉब को ज्वाइन कर लो ना। जी अब पहले दिन से 20,000 रुपये कमाना शुरू करो। ये है अंतर। जी मतलब वहाँ पे आप जहाँ एडमिशन लेंगे उसके उसी डे से आप जॉब भी आपको मिल जाएगा प्लीज। 100% है वो तो जी एम्प्लॉयमेंट तभी नहीं तो ऐसा मिलेगा। होता ना सर, आपका एडमिशन हो गया और उसके बाद 2 महीने बाद जॉब मिल रहा है, फिर आदमी कहेगा कि अरे हमको फंसा दिया, पैसा लगा दिया हमने और हमको जॉब भी नहीं दिया। देखिए, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट के पास स्किल्स क्या है, और सब इस पर भी डिपेंड करता है कि जी कैंडिडेट कितना फ्लेक्सिबल है। अब आप ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट बीटेक कंप्यूटर साइंस में नाम लिखाता है, ठीक है? जी अब जी रूल के अकॉर्डिंग हमें उसको पहले दिन से ही जॉब देनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस में। हमने यही बोला ना कि पहले दिन से जॉब मिलेगी। तो अगर जो कैंडिडेट अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस में नाम लिखाया है, जहाँ पे वो कंप्यूटर का सी नहीं जानता, आपको लगता है कि कोई कॉलेज, कोई कंपनी आपको उसको कंप्यूटर ऑपरेटर का भी जॉब दे देगी? आंसर दीजिए। जी क्या कोई कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसने अभी बीटेक की कंप्यूटर साइंस में नाम लिखाया है, उस कैंडिडेट को क्या वो कंपनी डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दे सकती है क्या, या आईटी एडमिन का जॉब दे देगी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नो सर, नहीं नो देगी ना। सर स्किल्स ही नहीं, इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, हम उस बच्चे को बोलेंगे कि पहले हम आपको पहले 6 महीने, जब तक आप बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की नहीं सीख लेते हो, तब तक हम आपको कंप्यूटर का ट्रेनिंग या जॉब नहीं देंगे। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही रखेंगे, लेकिन हम आपको प्रोडक्शन में रखेंगे। जहाँ पर कंप्यूटर की जी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक आप प्रोफेशनलिज्म सीखिए। कंपनी में कैसे ड्रेस पहना जाता है, कैसे बात किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करिए, जहाँ पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिस दिन आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके जी बाद हम फिर आपको कंप्यूटर डोमेन में डाल देंगे। तो पहले 6 महीने हम उसको प्रोडक्शन में यहाँ डाल देंगे या किसी और मैं डोमेन। समझ गई सर, जब तक वो हाँ राइट? तो जब तक वो कंप्यूटर में, जब तक उसकी ट्रेनिंग चल जी रही है, बिल्कुल सर। ट्रेंड नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको दूसरे डोमेन में रख देंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद हम शिफ्ट कर देंगे कंप्यूटर में। कहने का मतलब क्या हो गया कि उसकी एम्प्लॉयमेंट पहले दिन से शुरू हो गई। लेकिन उसके लिए भी वो तैयार रहना पड़ेगा कि जब कंपनी जी हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमें जहाँ भी वो भेज रही है, वहाँ पर जाने के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का डिमांड नहीं जी चलता कि मुझे यहीं जॉब चाहिए। हम यहाँ पे आपका ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जी जहाँ भी वैकेंसी आएगी, आपको जाना पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो फिर आपको फीस अपने से भरना पड़ेगा। जी पॉइंट ये है, हम आपको जो एडमिशन तो करा देंगे, फिर आप फीस अपने हाँ से जी भरो। तो अगर आप कर सकते हो तो करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी राइट? तो इस तरह से हम उसको सपोर्ट करते हैं, जी सर एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम डिस्कशन कर रहे थे, जी अगर 25% और हम, हाँ, अगर हम 25% जी उस बताइए सर। अगर हम 25% उस बच्चे से बोल रहे हैं कि अपना फीस जमा करो, तभी हम आपको प्रोसीड कर पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में देखो, आपको भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपका ड्रॉप रेट हो जाएगा। 15-17 ईयर से हम यही कर रहे हैं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत करके देखे हैं, बहुत ही एनजीओ चला रखे हैं, लेकिन हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। कल की हमें भी सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, और हमें भी गारंटी लेना पड़ता है कॉलेज की कि जो कैंडिडेट हमने आपके यहाँ एडमिशन कराया है, वो कोर्स करेगा, क्योंकि उसने फीस जमा कर दिया है। अगर यही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो वो छोड़ करके जी जा भी सकता है। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको जॉब मिल गया, तो वो क्या करेगा, कोई कंपनी को कभी भी 1 साल के अंदर छोड़ सकता है। अब उसके अंदर एक लायबिलिटी है कि मैंने फीस जमा किया है, मेरा अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, वो 25% अमाउंट है कितना, मैंने बीटेक के नाम पे लिया। अगर एक सेमेस्टर का फीस 60,000 रुपये, 60,000 का 25% कितना हुआ, 15,000 रुपये हुआ।
राइट? जी तो जी 15,000 सर रुपये और मान लीजिए 1,500 रुपये, अगर हम कहते हैं 20,000 रुपये उसको फीस देना पड़े, तो 20,000 रुपये दे दिया, उसको 4,80,000 रुपये तो तब देगा ना। अगर 1 साल की अगर पूरा फीस देखा जाए 4,80,000 हो गए और उसने जमा किया 20,000 रुपये, तो 4,60,000 रुपये वो तब देगा जब उसकी जॉब लग जाएगी, वो भी ईएमआई में बिना ब्याज के। कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो 1 साल में दे या 4 साल में दे, क्योंकि उसका गारंटर उस कॉलेज में जी कौन है? नेटैब से, ओके राइट? और हम जो जी सर। और सर इन्वेस्टमेंट जो स्कॉलरशिप दूसरी आती है, 1 हाँ सेकंड, जी जो हम उस बच्चे से 4,000 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, सेविंग कराते हैं पीएफ के रूप में, जी वो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली जी वो पैसा डबल हो जाता है। आप जी नॉर्मली कैलकुलेशन करो कि अगर आप एफडी भी रखते हो आज की डेट में, तो आपका पैसा मिनिमम जी ऑलमोस्ट 5 से 7 साल में डबल हो जाता है। यस और नो? यस यस सर पॉइंट क्या है कि वैसे भी अगर फीस नहीं जमा किया है, तो ऑटोमेटिकली 4 साल में उसका फीस, उसका जितना अगर 3 लाख रुपए जमा कर पाया, तो ऑटोमेटिकली उसका पैसा तो 4 लाख 5 लाख पहुंच चुका होगा। उतने में उसका फीस एक साथ ही जमा हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो अगर 2,000 रुपये या 1,000 रुपये 4,000 रुपये महीने भी जी दे रहा है, तो भी उसको हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एग्जाम टाइम पे होगा। और आपके केस में क्या है कि कैंडिडेट अगर 50,000 रुपये फीस है, जी 60,000 रुपये फीस है, तो उसको पूरा फीस देने के बाद ही एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ये डिफरेंस है हमारे में और आप में। जी क्लियर? और सर एक स्कॉलरशिप फंड और पूछना था। हम्म जैसे आपके यहाँ पे जो आप कहते हैं 75% मिलता है और सब्सिडी 25% गवर्नमेंट देती है, हम्म तो मान के चलते हैं यदि आप बीटेक की बात करें तो 120 उसकी फीस है, ठीक है? हम्म तो 120 में जैसे 75 वो दे रहे हैं, 25 आप गवर्नमेंट दे रही, तो सर फिर उसकी फीस का तो लगा ही नहीं उसको। देखिए, आपने इसको हेलो कैलकुलेशन को गलत लिया है। जो 75% जी स्टाइपेंड है वो कंपनी देती है, और 25% स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती है। अगर मैं जी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर 20,000 रुपये उसको स्टाइपेंड मिल रहा है मंथली, 20,000 में से 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी या 15,000 रुपये कंपनी देती है। समझ में आया? सर वो स्टाइपेंड एक्स्ट्रा रहेगा कि वो सैलरी में इंक्लूड रहेगा? आप उसको चाहे सैलरी बोलिए चाहे स्टाइपेंड बोलिए, उसको एक्चुअली में स्टूडेंट को हमेशा स्टाइपेंड ही बोला जाता है। सैलरी उसको अच्छा बोल मतलब उसको वर्किंग करके जो पैसा मिल रहा है वो, तो सर स्टाइपेंड तो बिना जॉब करे ही मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं होता है, बिना अच्छा जॉब करे स्टाइपेंड नहीं मिलता है। आपको काम मतलब जो करना पड़ता सैलरी है, के रूप में सीखना। मिल रहा है वो एक्चुअली स्टाइपेंड है। हाँ, ट्रेनिंग पीरियड जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो बीटेक का, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का, उसी ट्रेनिंग पीरियड में आपको 20,000 रुपये अगर दिया जा रहा है, तो जी 5,000 रुपये गवर्नमेंट के फंड से आएगा और 15,000 रुपये कंपनी की तरफ से आता है। क्लियर? अच्छा, और अगर कंपनी के थ्रू नहीं करता बच्चा, डायरेक्ट करता तो ओनली 5,000 मिलता है। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उसको। हेलो अगर वो कंपनी के नहीं, जो थ्रू, सर गवर्नमेंट में आता है ना अभी क्लास या सीखो कमाओ योजना, तो हाँ, उसमें 7,000 से 12,000 रुपए बोलते हैं कि मिलता है। काम करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो उनका रेंज ही बहुत सैलरी कम है। रहेगी सॉरी सबसे पहली बात यह है कि उनका जो स्टाइपेंड का रेंज है वो 7 से 10,000 रुपये है। जी तो दूसरी चीज़ ये है कि वो भी उसके लिए वो काम करना पड़ता है, डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते हैं। जी मतलब वर्किंग तो वहाँ भी करना है पर कम मिल रहा है अमाउंट। हाँ, कम मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इसमें मिनिमम आपको 20,000 रुपये तक पहुँच जाता है। जी तो ये डिफरेंस है। उसी 20,000 में आप रहने खाने का यदि कंपनी देती तो ठीक है, नहीं तो आप स्वयं से लगाएं। कंपनी अगर कुछ भी नहीं, आप कंपनी मान लीजिए कुछ भी नहीं दे रही है, 20,000 रुपये दे रही, तो भी जी कैंडिडेट के लिए कम नहीं है। 20,000 रुपये मायने रखता है पैसे। सर बीस अगर हजार बेंगलोर सिटी में होगा तो उसका तो रेंटल बहुत ज्यादा रहता है, हायर। 4,000 रुपये में पीजी मिलता है मैडम। एक बच्चे नहीं, लाखों बच्चे हमारे अच्छा वहाँ पे पढ़ रहे हैं। 4,000 रुपये 5,000 रुपये में पीजी मिल अच्छा जाता है, रहना खाना हॉस्टल सब कुछ मिल जाता है। एक भी अच्छा रुपये सर का आप कॉलेजेस का भी बता दीजिए। क्या कॉलेज? कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ कहाँ की टाई अप है आपके यहाँ से? अगर हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात करें तो आप आईआईटी से स्टार्ट करिए, आईआईएम से स्टार्ट करिए, बिट्स पिलानी करिए, बीआईटी रांची करिए, एनआईटीज करिए। उसके साथ ही आप जितने भी आईआईएम हैं उनका प्रोग्राम करिए।
या फिर साउथ में जितने इवनिंग कॉलेजेज हैं उनकी बात करिए, या फिर एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करिए, जेएस यूनिवर्सिटी की बात करिए, मंगलायतन की बात करिए, केएस इंजीनियरिंग की बात करिए, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी की बात करिए, ये 750 का तो नंबर है। सर अकॉर्डिंग टू कोर्स रहता होगा ना, जो कोर्स बच्चे को करना करेक्ट, है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी उसको मिलेगी, राइट। है ना? जो तो मैं मान लीजिए मुझे एमबीए करना है तो मुझे जहाँ एमबीए होगा वहीं पे मिलेगा ना, जहाँ एमबीए नहीं है वहाँ थोड़ा ना यूनिवर्सिटी में उसमें मिलेगा एडमिशन। तो मैं वो समझा उसमें उसके आप डिसाइड करते हैं कॉलेज कि बच्चा डिसाइड करता है? नहीं, बच्चा कुछ नहीं डिसाइड करता है ना, बच्चों को सारा हम कुछ आप डिसाइड करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बच्चा डिसाइड एरिया करेगा, कौन सा रहेगा, कॉलेज कौन सा रहेगा, लर्निंग अर्निंग दोनों आप डिसाइड करेंगे? वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फीस हमें भरनी है ना बच्चे की। गारंटर जी कौन है? गारंटर हम है ना, नेटैप्स हाँ है। जी तो जब गारंट जैसे जी मान लीजिए अगर 60,000 रुपये फीस देना है, कैंडिडेट 2,000 रुपये ही दे पा रहा है, तो गारंटर उसका कौन है? नेटैप्स है। तो नेटैप्स तो सर डिसाइड करेगा कि 25 कंपलसरी होगा क्या? हाँ जैसे 25। 15,000 उसको देना है फर्स्ट स्टार्टिंग में, नहीं, आप 15,000 रुपये वो गलत कैलकुलेशन कंपलसरी कर होता रहे है? हैं। एक मिनट, आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो ना। हमने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश किया है। हर जगह 15,000 रुपये फिक्स नहीं है ये, वो डिपेंड करता है कि कौन नहीं से नहीं वो मैं जानती हूँ सर, जितना भी अमाउंट होगा उसका 25%। बस आप ऐसे मान के कैलकुलेट करिए, चलिए सिर्फ यदि 15,000 1 रुपये मत लाख है करिए। तो उसका 25,000। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, पॉलिटेक्निक फीस 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये का 25% कितना हुआ? सर सीधी सीधी बात है, 3 3 6 और करीब 7.5। फिर क्या रियली में 7,500 रुपये उसके लिए इतना, जिसको हम जॉब दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, तो 7,500 रुपये रियली डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है तो हम उसको फ्री में दे देंगे, लेकिन उसकी नहीं गारंटर सर कौन? वो देखिए सर एक नॉमिनल अमाउंट है, वो उतना ज्यादा नहीं। तो वही आप ऐसे मत कैलकुलेट करिए ना कि 15 रुपये देना पड़ेगा। आप ऐसे कैलकुलेट करिए जो भी फीस होगा उसका 25% देना पड़ेगा। नहीं नहीं वही मैं बता रही, नहीं वो तो आपने अभी एग्जांपल दिया था उसकी बात करें। सर जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा ईयर में, जो भी फीस होगी 1 ईयर में, हाँ उसका 25% ना। राइट, ऐसे साल भर में यदि 1 लाख की फीस है तो सिर्फ 25,000 आपको जमा करना है राइट, वो भी एक ही बार। है वो ना? मैं भी से समझ गई सर, ये बात मैं बिल्कुल समझ में ही हूँ कि 1 ईयर में जो भी फीस स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो या 50,000 हो, 1 लाख, उसका राइट। 25% आपको जमा करना है। तो वो भी जैसे वो मैं सर अगर समझ गई हूँ सारी अगर सारी कोर्स बात। अगर कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल है, तो ये नहीं कि हर साल 25% सिर्फ एक ही बार उसको एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। वो यूनिवर्सिटी श्योर कर लेगी कि हाँ ये अब सर कैंडिडेट उसमें बच्चे का भी तो एक फीलिंग रहेगी कि हमको ये कोर्स करना है। हाँ, कोर्स का सिलेक्शन हम बताएंगे ना, वो कोर्स ले सकता है, कोई भी हेलो ऑप्शन ले सकता है। कोर्स का ऑप्शन कैंडिडेट कोई भी ले सकता है। सर आपके यहाँ जो कोर्स की कल मैंने देखा था डिटेल, हाँ हाँ जी बोलिए। कोर्स की जो डिटेल देखी थी सर, उसमें बीएड वगैरह मुझे दिखाई नहीं दिया, बीएड डीएड ऐसी बात है कि बीबीएड दिखा था, बीए सब बीएड। सब कोर्सेज हैं, बीएड है, एलएलबी है, पीएचडी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है। ये सीट आपको इंडिकेटिव लिस्ट दिया था। सर बीएड डीएड भी है क्या अवेलेबल? बीएड हमने बोला कि आप यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम होते हैं सभी प्रोग्राम हैं, दुनिया के जितने प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्राम है, क्योंकि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो रहेगा ना ये प्रोग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मतलब जितने भी एजुकेशन सेक्टर में सारे में है आपका टाइगर, सभी सेक्टर में, मतलब ऑल ऐसा दी कोई सेक्टर, कोर्स छूटा नहीं है? चाहे वो एमबीबीएस हो, हाँ चाहे बीएमएस हो, चाहे बीडीएस है, मतलब चाहे मैं मान नर्सिंग। के चलूं मेरे पास, सर मैं ये मान के चलती हूँ बच्चा जो भी रिक्वायरमेंट लेके आएगा मैं सारी कंप्लीट दे सकती हूँ एज बिल्कुल ए मॉल। आप बिल्कुल, आएंगे तो खाली नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हम है जाने ही ना? नहीं देते। मैं ये मान के चलती हूँ सर, मैं वही चाहती हूँ कि मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट्स मैं फुलफिल कर पाऊँ और साथ में सोर्स ऑफ इनकम के साथ। बिल्कुल, हेलो यस हाँ जी, राइट। तो सर बीएड डीएड में जैसे कि एक एंट्रेंस एग्जाम का होता है फंडा, हाँ कि एंट्रेंस एग्जाम कई जगह देना पड़ता है, जैसे यूपी में रहता है सर। हाँ एंट्रेंस एग्जाम जो क्वालिफाई करता है वही काउंसलिंग में बैठता है, यूपी का फंडा है। तो सर जैसे आपके यहाँ पे यदि बीएड डीएड के मेरे पास स्टूडेंट्स हैं पेमेंट सीट के, ठीक है, हाँ हाँ। बस समस्या ये जाएगी यदि एंट्रेंस का फंडा है तो वो सर एंट्रेंस एग्जाम तो हो चुका, देखिए ऐसी बात ठीक? है, मैं आपको आपके यहाँ बता ऐसा दूं, कुछ है क्या?
नहीं, मैं आपको बता दूं, जब नेटैप्स के साथ कोई कैंडिडेट पढ़ाई करता है तो वो इसको बाईपास कर लेता है, क्योंकि हम उन्हीं यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट करते हैं जहाँ पे एंट्री, क्योंकि हम जो सेक्शन ऑफ पीपल के लिए काम करते हैं, जिस कैंडिडेट के लिए काम करते हैं, वो पहले ही पढ़ने में कमज़ोर है, तो हम उसी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन कराएंगे जहाँ पर एंट्रेंस का कोई लफड़ा ना हो। अच्छा, तो उसके लिए सर ये क्वालिफाई मतलब यूनिवर्सिटी नेक द्वारा सर्टिफाइड होता है, ऑल इंडिया वैलिड? जैसे कल को जॉब करेगा बच्चा, हो सकता है यूपी का बच्चा हो, उसका जॉब एमपी में लग जाए, राजस्थान लग जाए, तो वो ऑल इंडिया वैलिड रहेगी उसकी सर्टिफिकेट? इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पे जाइएगा, नेशनल हाँ काउंसिल ऑफ। बिल्कुल सही सर, क्योंकि बच्चे यही चीज मांगते हैं कि हाँ, आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो हमने क्या तो मेरे बोला, साथ यही चीज होती है। हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ कोर्स बता दिया, हमारा काम है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, आप पहले सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, जी और जब सेटिस्फाइड हो तो बता दीजिएगा, तब हम करा देंगे। जी। क्लियर? तो बच्चे को भेजने का क्या प्रोसीजर रहेगा, आप लास्ट में सर बताइए। बच्चे को भेजने का, बच्चा कहीं पे भेजा नहीं जाता है। सबसे पहले अगर आप कोई कैंडिडेट को काउंसलिंग करते हो तो आप उसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो। डॉक्यूमेंट में आपका बायोडाटा आता है, उसका 10th 12 एकेडमिक सर्टिफिकेट आता है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आता है, एक फ़ोटो आता है, प्लस अगर वो अप्रेंटिसशिप मॉडल या लर्न और अर्न मॉडल में जा रहा है तो उसका बैंक पासबुक कॉपी चाहेगा या तो कैंसल चेक मिलेगा। इसके साथ ही जब ये डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा तो उसके साथ ही ऑफिस टीम आपको 2 फॉर्म भेजेगी, एक एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म भेजेगी और एक एडमिशन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म भेजेगी। आप बच्चे को वो फॉर्म भराओगे, उसका अपने सामने, उसके साथ ही उसको साइन करवाओगे और साइन करवाने के बाद आप उससे डेट सर ऑफ। ये जो डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, सर ये जी, डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि सर अभी आवाज कट रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सब बातें। वो सब हम शेयर कर देंगे, उसका इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन आप करवा करके, उसका पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, साइन करवा करके, ऑनलाइन फीस जमा करा करके, उसका फीस रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट कॉपी और एडमिशन फॉर्म का कॉपी आप हमें सॉफ्ट कॉपी सेंड करोगे। जब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास मेल हो जाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक कॉपी चली जाएगी यूनिवर्सिटी सर को। आवाज एक, बहुत कट रही है। हेलो, सर आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही, कट कट के आ रही, तो पूरा समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस। या अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा सर जी। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि आपका काम क्या रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करोगे, साइन करवाओगे, कैंडिडेट से मेक श्योर कि वो अपना ऑनलाइन फीस जमा करके एक्नॉलेजमेंट कॉपी, फीस का एक्नॉलेजमेंट कॉपी, पूरे डॉक्यूमेंट को आप मेल करोगे। अब मेल करने के बाद हमारी जो बैकएंड टीम है वो एक कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजेगी, एक कॉपी उस पर्टिकुलर कंपनी को भेजेगी और उसी समय आप कैंडिडेट से ये भी कन्फर्म करके बताओगे कि वो कैंडिडेट किस डेट को कंपनी ज्वाइन करेगा। ये कन्फर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर होगी। एक बात बताइए, कोई हाँ, भी बच्चा चाहेगा अपनी फीस खुद कॉलेज जाके जमा करे, फिर? हाँ। देखिए, होता क्या है कि जब कोई कैंडिडेट डायरेक्टली कॉलेज में विजिट कर रहा है तो उस केस में कोई भी यूनिवर्सिटी सीधे बोलती है कि दिस इज द डायरेक्ट एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी। गेटिंग माय पॉइंट? जब कोई कैंडिडेट डायरेक्टली कॉलेज में विजिट जी करेगा तो वो यूनिवर्सिटी नहीं कभी भी सर, एज ए काउंसलर के थ्रू करवाते हैं। नहीं, जब, क्योंकि ये नेटैप्स का काम है, क्योंकि जब गारंटर की बात आती है तो नेटैप्स का ऑथराइज लेटर लगाना मैंडेटरी होता है। वो नेटैप्स का एफिलिएशन, जो नेटैप्स की टीम है वही जाती है, वही एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करती है। अच्छा तो सर ये 25% फीस किसको देगा फिर? क्योंकि क्यों, क्योंकि ये नेटैप्स को जाएगा, नेटैप्स पूरा उसका फीस लेकर के यूनिवर्सिटी को पे करेगा। लेकिन कुछ केसेस में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, जैसे 1-2 यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहाँ पर कि अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली कैंडिडेट वहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकता है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कॉपी हमें देगा। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में सुविधा नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट कभी कभी यूनिवर्सिटी सीधे बोल देते हैं सर ये डायरेक्ट विजिट है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके यहाँ से कैंडिडेट नहीं बल्कि वो हमारे यहाँ का डायरेक्ट विजिट है। कभी भी उनका सर तो उसमें मार्केटिंग। एक ऑप्शन हो सकता है ना सर, एक बीच का ऑप्शन मिल सकता है सर, बच्चा भी जाए और आपके इस कंपनी का बंदा भी जाए। यहाँ पे कंपनी का बंदा नहीं जाता है, क्योंकि हर पूरे भारत में हम अगर हर एक यूनिवर्सिटी में यही विजिट करना लगे, एक एक बच्चे के पीछे भागने लगे तो हम पूरे साल भर काम ही नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है 500 कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करना।
हम 500 बच्चों को एडमिशन कराने के पीछे भाग जाएं तो 500 बच्चों का हम कब प्लेसमेंट करेंगे, कब एडमिशन कराएंगे? तो सभी प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुका मैम। इतना हम बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से नहीं नहीं पटना। सर, वो मैं नहीं कह रही हूँ सर। हाँ, क्या है, हर कोई बिलीव नहीं करता। क्या है लोग, सर सच बताऊं, बहुत फ्रॉड केसेस होते हैं ना, तो सर मेरे अकाउंट में ही मैं मांगूंगी तो नहीं देगा आदमी, ये भी बता दूं। मैं अपने अकाउंट में भी पेमेंट मांगूंगी तो लोग कहेंगे ऐसा तो नहीं मैडम खा के भाग जाएंगे। मैं देखिए अपनी बात कर रही हूँ, आपकी तो देखिए 2 चीज़ें होता है कि हम कोई हनुमान जी तो हैं नहीं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस बच्चे को सीधे बोलेंगे कि आप कंपनी वेरीफाई कर लो, आप यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर लो। इतना हम कर सकते हैं कि जो बच्चे प्लेसमेंट हो गए हैं या उनका टेस्टिमोनियल है, आप उसको उनसे बात कर लो या देख लो। करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो साइड में हटो, खत्म बात। जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो काम करेगा, क्योंकि हम एक-एक कैंडिडेट के पीछे हिचकी वो डिस्कशन नहीं करते। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको एक बच्चे को लेकर के हम दिन भर काउंसलिंग करें। हमारा काम ये है, हमने प्लेटफ़ॉर्म दिया, जॉब दिया, आप वेरीफ़ाई कर लो, जब आपको लगे तो आप हमें बता देना, मैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा दूँगा। दैट्स माय प्रॉमिस। दिस इज़ हाउ डू वी वर्क। मतलब कहने का मतलब यदि आपको बिलीव हो तो आप जुड़े, ना बिलीव हो बिल्कुल ना जुड़े। बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं आपको आना ही ठीक आना है। है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं चाहिए तो आप जा सकते हो। राइट? जी, क्योंकि हमारे पास मतलब आपको ऑलरेडी अगर हम पे बिलीव है तो आए हमारे साथ, नहीं है हम भी believe है। भाई सिंपल चीज़ ये है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम जेन्युइनिटी दिखाएँ? आपको कंपनी वेरीफ़ाई करना है, कंपनी में चले जाओ आप खुद, राइट? आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आप जी। खुद जाओ, मैं क्यों जाऊँ आपको? क्योंकि हम तो वेरीफ़ाई ऑलरेडी हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये सर है कि बच्चा यदि यूनिवर्सिटी को देखना चाहे, समझना वो चाहे, जा सकता है। या पेमेंट जैसे दे रहा है मान लीजिए, पेमेंट अगर वहाँ पे कर रहा है तो देन वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कैंडिडेट कंसीडर होगा। तब हमारी हाँ, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहलाएगा, मैं समझ गई हूँ। पर तब उस विजिट तो केस कर में सकता है ना, यूनिवर्सिटी विजिट तो कर सकता है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी को विजिट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे फीस भी जमा करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब उसके बाद फीस जमा हो गया तो हमारे पास वो न आए कि हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, तब हम उस कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जी। क्योंकि और सर बच्चे का जैसे आप ये 25% जमा हो जाएगा, तो सर मेरे को 1 महीने बाद क्यों मिलेगा पेमेंट मेरी? नहीं, आप क्या समझ रहे हो कि जो 25% मिलता है वो नेटैप्स को जाता है? जो कैंडिडेट 25% अपना फीस जमा किया वो हाँ जी सर। नेटैप्स को नहीं, वो नेटैप्स के माध्यम से उसका एडमिशन हो रहा है, तो डायरेक्टली वो पैसा तो तुरंत यूनिवर्सिटी को चला गया 3 वर्किंग डेज में। आवाज कट रही सर। मैं ये बोल रहा हूँ जो कैंडिडेट फीस जमा किया है, राइट, वो नेटैप्स को जी दिया जरूर है, लेकिन हाँ जी। नेटैप्स का फीस थोड़ी है, वो यूनिवर्सिटी का फीस है ना। तो जब वो यूनिवर्सिटी का तो फीस सर है तो यूनिवर्सिटी भी तो नेट एप्स को कुछ देगी, परसेंटेज नहीं देगी क्या सर? नहीं, एडमिशन कराने के बेस पे नहीं, एज ए काउंसलर। हमारा जो पे आउट होता है डायरेक्टली बिट्स पिलानी कभी भी पे आउट नहीं करती है, आईआईटी कभी पे आउट नहीं करती है, आईआईएम नहीं कभी नहीं, पे आउट वो नहीं नहीं कह करती रही सर। देखिए है। आप कंपनी में जॉब भी दिलवा रहे हैं, उसको लर्निंग भी करा रहे हैं, तो सर दोनों जगह से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं आपकी अच्छी की बात कर रही हूँ, मैं आपको दोनों जगह बात से बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज की भी तो फीसें आप भरने में सहयोग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम उनको लिंक कर दें एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट से। हमें जो फंडिंग मिलती है डायरेक्टली कॉर्पोरेट से, गवर्नमेंट से मिल जाता है। हमें जो फंडिंग जी मिलती है डायरेक्टली कंपनी से और गवर्नमेंट से मिलता है। क्लियर? और जो 25% वो पे कर रहा है वो हमें नहीं पे जी कर रहा है, बट वो कराने इसलिए का नहीं मिलता, केवल आपको मैन पावर देने का है। हमें सिर्फ मैन पावर जितना प्लेसमेंट होता है उसी का हमें पैसा मिलता तो है। कॉलेज कॉलेज नेट प्लेस को कोई बेनिफिट नहीं देगा। जी कॉलेज हेलो नहीं, कॉलेज हमें कोई नहीं देगा, हेलो। कॉलेज हाँ, हमें कुछ वही नहीं मेरे देगा। कहने का मतलब था सर, मतलब आपका एक प्रकार से मैं आपका ही अच्छा सोच रही हूँ कि 2 जगह से बेनिफिट मिलना चाहिए, एक मैन पावर सप्लाई करने का और एक साथ में एजुकेशनल का। पर आपको केवल एक गवर्नमेंट इंडिया से मिलता है या कंपनी से मिलता है? इसीलिए मतलब तो हम एक इसीलिए सही तरीके से देखा जाए तो कॉलेज अपने लाभ का कुछ हिस्सा आपको देना चाहिए जो नहीं दे रही है, देखिए हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें बल्क क्योंकि में सर अगर पेमेंट सीट में एडमिशन कराने का परसेंटेज डायरेक्ट मिलता है। फिलहाल अभी तो हमें नहीं मिलता है और ना हम लोग कभी डिस्कशन किए हैं, क्योंकि हमें एक साथ ही
200-400 नहीं कैंडिडेट सर, की लेकिन मैं आपके अच्छे के लिए बोलेंगी सर, ऐसा होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए, बट क्योंकि हमने अभी तक आपको अच्छा होगा तो हमें लोगों को अच्छा होगा ना। राइट, तो हाँ हम सर, इस बारे में भी आपको सोचना था, कॉलेज में बात रखना चाहिए, कॉलेज की सीटें बढ़ाने में हम सहयोग कर रहे हैं, साथ में पेमेंट के साथ कोई फ्री सीटें भी नहीं दे रहे, हुँ, क्योंकि सर नहीं आपको वहां से प्लस मिलेगा तो हम लोगों को भी मिलेगा ना, प्लस और बढ़ेगा। देखिए, स्पेशली जो प्रोग्राम आईआईटी के हैं, क्योंकि हमारा जो हायर एजुकेशन होता है आईआईटी, आईआईएम, बिट्स पिलानी इन सब पे होता है। इन सब में एक स्टैंडर्ड होता है कि 5% 10% अमाउंट वो लोग जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है 5 से 10% आईआईटी या बिट्स पिलानी की जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उसमें मिलता है। लेकिन हम कभी इसको प्रपोजल में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है। हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे दें और उसका प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम पे पेमेंट कंपनी से आ जाता है। लेकिन ये है कि आपका ये पॉइंट सही है कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं तो हमें उससे मिलना चाहिए, राइट? तो हमें उससे बिल्कुल ज़्यादा सर मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए सर आपको मिलेगा तो हम लोग को ही मिलेगा सर। राइट, तो इसीलिए हम प्लेसमेंट पे सर फोकस कायदे करते से हैं। मिलना चाहिए, उसमें क्या होता है सर कि हमारे लिए इजी हो जाएगी। हुँ, जी सर, वो बिल्कुल क्या एक्चुअली क्या होता है सर, देखिए जब हम मेहनत करते हैं कोई चीज की, और आपने कहा जैसे 30 दिन के बाद मिलेगा हमको ना, 30 डेज हुँ, आफ्टर हुँ, 15 डेज बाद जब उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो हमको वहाँ पे अकाउंट डिटेल सेंड करना ना, तो सर इनवॉइस उसमें क्या होता है कि यदि हमारा एकेडमिक वाला जैसे देन एंड देयर उसने 25% जमा किया, ठीक, हुँ, तो उसका भी कुछ हिस्सा मिल जाए तो हमें तुरंत मिल जाए रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके नहीं, बाद जब जॉब करेगा तो उसका बाद में मिले, तो उसमें नहीं, सर हमें भी इजी वे में जाएगा ना सर। हमको बिल्कुल 13 डेज वेटिंग बहुत लंबा हो जाता पीरियड सर। नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई भी कंपनी जो प्लेसमेंट फ़ीस होती है वो 90 डेज़ में देती है। नेटैप से ही है जो कि अपने पार्टनर को 30 डेज़ में देती है। उसका रीज़न ये है कि हमें फंडिंग वहाँ से आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, हम उसको पेमेंट में डिले नहीं करते हैं। तो क्लाइंट हमें जैसे ही पेमेंट करता है हम उसको रिलीज़ जी कर देते हैं। 15 दिन में आप इनवॉइस रेज़ करते हो, 30 मतलब दिन सर में 13 डेज से पहले हमको अमाउंट नहीं मिल पाएगा हमारा। कितने दिन? हेलो कितने दिन बोला आपने? सर, 30 दिन से पहले हमारी पेमेंट नहीं मिल पाएगी हमको जब तक नहीं, बच्चा की सैलरी नहीं आ जाती। बिल्कुल सैलरी आएगी हमें तभी तो, हेलो क्योंकि 15 दिन तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लग जाते हैं। वो सर एकेडमिक में यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? सर, मैं ये बोल रही हूँ यदि कॉलेजेस यदि कुछ परसेंटेज दे नहीं रहे ना, तो सर हम लोगों को तो तुरंत की अर्निंग होने लगेगी ना, कि एडमिशन हुआ 25% बच्चे ने जमा किया, वो तो अपने जेब से कर रहा है, उस समय तो उसने कमाया भी नहीं, वो तो अपने जेब से कर रहा है ना, घर से लाके। देखिए उस समय तो वो जॉब कर भी नहीं रहा था, जॉब तो बाद में ज्वाइन कर रहा है देखिए मैं एडमिशन आपको के बता बाद, दूं, क्योंकि मैं एडमिशन आपको के पहले तो आप जॉब दे नहीं रहे, जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जॉब मिल रहा है उसको, तो सर वो राइट, अपने घर से लाके दे रहा है, जब वो घर से लाके 25% जमा कर रहा है तो हाँ, उसका कुछ हिस्सा हमको मिलना चाहिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, आप ये सोचिए, है ना? आप ऐसे कैलकुलेट करिए। बताइए ना सर, हम कहाँ गलत है। नहीं नहीं, आप गलत हो या सही हो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैंडिडेट सिर्फ 25% पे आउट किया है और उसका यूनिवर्सिटी का फीस ही हाई है, तो वो यूनिवर्सिटी अगर जी 5% दे भी देगी या 10% देगी, वो तब देगी जी जब तक कि उसका सेमेस्टर फीस क्लियर नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जी जब उसका सेमेस्टर फीस क्लियर नहीं होगा तो तो सर फीस तो अभी एग्जाम कहाँ हो रहा है, अभी तो एडमिशन लिया उसने। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो कॉलेज हैं जो 5% या 10% पे आउट भी करेंगे, वो तभी पे आउट करेंगे जब जी उनका सेमेस्टर फीस क्लियर होगा। सिर्फ आप ये तो सोचते सर हैं कि बच्चा करेगा, उसको ये चीज बता दी जाएगी कि सेमेस्टर से पहले, एग्जाम के पहले आपको करना है क्लियर अपनी सेमेस्टर फीस, नहीं नहीं नहीं, अपनी रकम नहीं देखिए करना है। देखिए, वेट, अगर हम कैंडिडेट को फोर्स कर देंगे कि आपको 60,000 रुपये पे करना है ना, तो कैंडिडेट बियर नहीं कर पाता है। कभी कभी कैंडिडेट बोलता है सर मेरी हेल्थ इशूज है या मेरे फैमिली का कंसर्न है, मैं 2,000 रुपये महीने दूंगा, उससे अच्छा महीने में अधिक से अधिक 12,000 रुपये दे पा रहे। मान लीजिए सेमेस्टर का फीस है 60,000 रुपये, तो उस केस में कॉलेज थोड़ी पे करेगी। वो पहले कॉलेज उसने रिम्बर्स दे चुका है कि कैंडिडेट ऑलरेडी 12,000 रुपये ही पे किया, उसका एग्ज़ाम भी हम करवा रहे हैं।
अब 12,000 तो रुपये में 15 तो पहले पे कर दिया उसने, 15 तो पहले पे कर दिया, 12 और कर दिया तो क्या है, 15 10 25 27 तो वैसे ही हो गया सर उसका। आपको लगता है कि जिसका 60 में जमा से 27 भी जमा कर दिया, तो 60 में से लगभग हाँ जस्ट हाफ तो लगभग जमा कर दिया सर। अरे भाई आप ये समझिए 60 में से 27 या 30 भी जमा कर दिया कैंडिडेट ने, तो कोई वो इस कॉलेज के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि कॉलेज का फीस अगर 60,000 रुपये है तो पहले सेमेस्टर फीस क्लियर करो, लेकिन वो नेटैप्स के गारंटी पे ही वो एडमिशन दे रहे हैं ना, तो हमें कमीशन क्यों देंगे, क्योंकि वो हमें पहले ही दे चुके हैं कि रिबेट का अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अच्छा आप गारंटर हैं इसलिए आपको नहीं देंगे वो इसका। करेक्ट, हमें वो क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना कि अगर 1,000 रुपये भी कैंडिडेट महीना दे रहा है तो भी हम आपके बच्चे का एग्जाम कराएंगे, तो फिर हम आपको दोनों बेनिफिट थोड़ी दे देंगे, कमीशन भी दें आपको, हमें फीस भी ना मिले। हाँ मतलब मैं समझ गई सर, क्योंकि आपने वो ईएमआई जो कम से कम दे सकते हैं उसमें अपन ने सेटअप किया है, इसके कारण हम उसमें नहीं मांग सकते उसका पेमेंट। वही चीज़ है ना, तो बहुत सारे और भी क्लास होते हैं जी जो कि जी। हम लोग काम करते हैं। अच्छा एक चीज और सर, स्कॉलरशिप जो रहती है, नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है, तो बच्चा उसका जो फॉर्म डालेगा तो उसकी जो स्कॉलरशिप जनरेट होगी वो बच्चे के अकाउंट में आएगी ना। देखिए, एक कैंडिडेट 2 जगह से स्कॉलरशिप नहीं ले सकता है। अच्छा मतलब क्या है, जो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जी ऑलरेडी 20,000 रुपये तक का स्टाइपेंड अरेंजमेंट कर रही है, 5,000 रुपये खुद ही रिम्बर्समेंट कर रही है, 15,000 रुपये इंडस्ट्री से दिला रही है। तो अगर सिर्फ जी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको फिर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन है या जो अप्रेंटिसशिप वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। अच्छा आप दो दो एक ही जगह से ठीक। एक ही तो उस एक ही कंडीशन में क्या होगा सर बच्चे का, जैसे मान के चलिए अप्रेंटिस वाला नहीं देना चाहता, हाँ, केवल नेशनल स्कॉलरशिप में अपना पोर्टल पर डालेगा। अगर सिर्फ स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर स्कॉलरशिप का तो वो अपना फीस जमा करे, और फीस के साथ वो प्रिंसिपल का साइन ले, वो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करे, उसका फीस जो होगा वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में आ जाएगा। बताओ उसमें हमारा नेट टैक्स का कोई रोल नहीं रहेगा। नहीं, उसका कोई रोल नहीं। वो अपना पर्सनली करता रहे जो करना हो, हमारा कोई रोल का नहीं, हमारा काम यहाँ से हमारा खत्म रोल हो। केवल अप्रेंटिस ट्रेनिंग में रहेगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या लर्न आउट प्रोग्राम को उसको इम्प्लीमेंट करा करके उसको ऑन बोर्ड करा देना। और अगर वो 500 रुपये भी महीने फीस देता है, 1,000 रुपये महीने में फीस देता है, तो उसका हमारी गारंटी होती है कि उसका हम एग्ज़ाम करा देंगे, उसकी कोई गारंटी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो डिग्री आएगी वो कॉलेज ही देगा ना। बिल्कुल उसके घर पे आएगी, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जा करके ले सकता है, जैसा उसको मन करे, या कन्वोकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम गाइडलाइंस। देने के लिए रहने खाने का व्यवस्था, क्या क्या? एग्जाम जब होगा बच्चे का, जैसे वो हाँ, तो जैसे कॉलेज में एडमिशन लेगा, वहीं के वहीं कॉलेज और वहीं जॉब रहेगा तो इजी है, डेली अप डाउन, डेली नहीं मतलब नहीं कॉलेज नहीं अटेंड कर पाएगा। नहीं 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 हाँ नहीं, यहाँ पर क्लास अटेंडेंस सिस्टम नहीं है ना। थियोरेटिकल एजुकेशन के अच्छा लिए आपको क्लास अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। थियोरेटिकल एजुकेशन के लिए आपको ऑनलाइन भी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके अच्छा, लिए इम्पोर्टेंट तो ये है सर कि फिर वो प्रैक्टिकल उसको एजुकेशन। नॉलेज कहाँ से मिलेगा एग्जाम देने का, वो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा ना टाइम टू टाइम, पढ़ाई कैसे क्योंकि करेगा वो। उसकी जो क्लासेस होंगी, जो यूनिवर्सिटी होगी, वो ऑनलाइन जब क्लास डिलीवर करना शुरू करेगी तो उसको हेलो लॉगिन एक्सेस दिया जाएगा। हेलो जब यूनिवर्सिटी क्लास स्टार्ट करेगी उस समय हेलो उसको। हेलो, हेलो आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो, 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 हेलो।